हैप्पी मॉर्निंग ऑल। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो टमाटो है। आज हम टमाटो की फार्मिंग के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ और आज फिर से मैं बोल रही हूँ कि प्लीज आज जो अपने साथ में कुछ अगर नए लोग भी हैं तो वो भी समझ लें कि अपने पास की जो प्रोडक्ट रेंज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो क्या है और उनको हम कैसे कैसे आगे यूज करेंगे। तो जैसे कि जो लोग ऑलरेडी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, और जो लोग बहुत अभी नए-नए हैं वो भी समझ लें कि अपने पास 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं। नंबर 1 होती है अपनी एक्टिवेटर कैटेगरी, सेकंड एक्टिवेटर भी कह सकते हैं, वेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड अपने पास प्रोटेक्शन की कैटेगरी होती है कि पौधे को सुरक्षित रखने के लिए। तीसरी होती है पोषण की कैटेगरी यानी न्यूट्रिशनल कैटेगरी, जिसको जो पौधे को संपूर्ण पोषण प्रदान करने के लिए, करेक्ट। तो एक्टिवेटर की कैटेगरी में अपना जो प्रोडक्ट है किसान 100। प्रोटेक्शन की कैटेगरी में अभी तक अपने पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट हैं, किसान बायो प्रोटेक्ट एंड बायो प्रोटेक्ट का नाम अभी चेंज हो चुका है। किसान प्लांट प्रोटेक्ट के नाम से इसका आप लोग सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि किसान बायो प्रोटेक्ट अब किसान प्लांट प्रोटेक्ट हो चुका है। सेकंड है अपना किसान प्लांट गार्ड। अब हम न्यूट्रिशनल कैटेगरी में जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो अपने पास रेंज है वो पोषण कैटेगरी की ही है। और आज की जो हमारा टॉपिक है टमाटो, उसमें हम कैसे-कैसे इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, हम इसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है? तो अपने जो पोषण कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, नंबर 1 किसान ह्यूमिक, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड किसान गोल्ड ग्रोथ, किसान अमीनोवेट, एंटी फ्लो, फ्रू मैच्योर, किसान यील्ड और एचएपी ग्रैनुअल, ये अपने टोटल जो है प्रोडक्ट्स हैं जो कि किसी भी तरह की क्रॉप को पोषण प्रदान करने में अलग-अलग तरीके से अगर हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये पोषण प्रदान करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं टोमेटो के बारे में। तो जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलती ही हूँ और आज भी मैं बोलूँगी इस बात को कि देखिए किसी भी क्रॉप के बारे में जानने से पहले हमें उसके बेसिक जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी बात से एग्री भी करते होंगे कि अगर आपको किसी चीज़ का बेसिक नहीं पता है तो आप लोग उस चीज़ को कैसे आप आगे बढ़ाएँगे, करेक्ट? कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएँगे? तो देखिए टमाटर के बारे में अगर मैं बात करूँ, अब टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी है, मतलब इसको हम फ्रूट वेजिटेबल के नाम से जानते हैं कि फ्रूट वेजिटेबल है, जो कि गर्म क्लाइमेट जहाँ का भी, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ ना कि क्लाइमेट की क्लाइमेट कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, अगर लैंड उस तरीके की नहीं है तो लैंड को हम किस तरीके से रेडी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को यूज़ करके। और टोमेटो एक ऐसी क्रॉप भी है जो लोग अपने टेरेस गार्डन में भी उगाते हैं, या अगर मैं अपने यहाँ की भी बात करूँ ना, तो मैंने भी अपने यहाँ कम से कम 8 से 10 पौधे लगाए हुए हैं और इस टाइम मेरे यहाँ बहुत ही अच्छे टमाटर मैं घर के ही खा रही हूँ, पूरी तरह से ऑर्गेनिक, और अपने किसान ग्रो के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ उस पर, ठीक है? तो अब जैसे मुझे मिल रहा है, उनका टेस्ट अच्छा है, सब सब चीज़ें हैं, तो टमाटर एक ऐसी फ्रूट वेजिटेबल है जो लोग अपने घरों में भी लगाते हैं, गमलों में लगा लेते हैं, घर की क्यारियों में लगा लेते हैं, कमर्शियल लेवल पर भी इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है? तो टमाटर की जो खेती है वो देखिए पूरे सीज़न भर में होती है, लेकिन जैसे मैं बेसिकली अगर बात करूँ तो इसके लिए जो क्लाइमेट है ना वो थोड़ा गर्म होना चाहिए। गर्म क्लाइमेट अगर होगा तो इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। और खेती जो है कब की जाती है इसकी? ठंडे मौसम में, ठीक है। जलवायु गर्म है लेकिन खेती कब की जा रही है? ठंडे मौसम में, ठीक है। क्योंकि ठंडा मौसम का मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री से 23 डिग्री तक का होना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो टोमेटो है ना, क्या होता है अगर जैसे टमाटर की विशेषताएँ क्या होती हैं? टमाटर की विशेषता होती है कि इसके अंदर ना सूखा सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, कि अगर जैसे आप पानी की कमी हो गई या अगर आप पानी बराबर से नहीं दे पा रहे हैं, तो भी ये जो है ना, ये जो है उसको
सूखे को बर्दाश्त करने की क्षमता इसके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है? और इस बात का ध्यान रखना है, ये एक छोटी-सी एक आप कह सकते हो एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, टिप दे रही हूँ कि अगर टोमेटो में आप कंटिन्यू पानी नहीं दे रहे, सूखा हो गया है, तो अचानक से ही सिंचाई नहीं करनी चाहिए, बहुत धीरे-धीरे करके उसमें पानी जाना चाहिए। अगर हम अचानक से ही सिंचाई करते हैं ना, तो क्या होता है इसका फल जो है वो क्रैक होने लगता है। जो टोमेटो का फल है मतलब जो पका हुआ जो टमाटर होता है वो धीरे-धीरे फटने लग जाएगा और अगर फ्लावर है तो फ्लावरिंग स्टेज पे अगर है तो क्या होगा कि उसके जो फूल के जो वो होते हैं ना तने जिसको हम बोलते हैं वो गलने लग जाएँगे। तो फिर इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? कि हमें कैसे-कैसे जो है उसमें पानी देना है अगर सूखा गया और नहीं तो सूखे की नौबत ही नहीं आती, हम टाइम-टाइम पे अगर पानी देते रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं टमाटर के बारे में थोड़ा-सा अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पर स्क्रीन क्लियर अगर तो आप लोग इसका अपने-अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि देखिए टोमेटो की क्रॉप स्टेजेज़ यहाँ पर बताई हैं कि ग्रोथ स्टेजेज़ कितने से कितने दिन की होती हैं। देखिए सीड है तो 25 टू 30 डेज़ में यानी 25 से 30 दिन के अंदर सीड में ग्रोथ हो जाती है मतलब 1 से 2 पत्तियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद में 30 दिन के बाद की जो स्टेज होती है यानी कि 20 से 25 दिनों में होती है वो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव मतलब वहाँ पे आपको 4 से 5 पत्तियाँ दिखेंगी, पौधे की हाइट अच्छी होगी, कहीं-कहीं पर अगर बीज की वैरायटी बहुत अच्छी है तो वहाँ पे 10 से 12 पत्तियाँ तक भी दिख सकती हैं, ठीक है? उसके बाद में लेकिन क्या होगा उसकी हाइट बढ़ती रहेगी, पत्तियाँ धीरे-धीरे आती रहेंगी। ये 25 दिन तक उसका पूरा 20 से 25 दिन का जो स्टेज होता है वो पूरे तरह से प्लांट के डेवलपमेंट का स्टेज होता है। प्लांट पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। उसके बाद से जो 20 टू 30 डेज़ की स्टेज होती है, वहाँ पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? फूल आने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे फ्लावरिंग स्टेज की तो 20 टू 30 डेज़ की फ्लावरिंग स्टेज होती है ठीक है? उसके आगे जब फ्लावर्स हमारे आ जाते हैं तो फ्लावर के अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि फ्लावर आते रहते हैं टोमेटो में और धीरे-धीरे प्लांट की ग्रोथ भी होती रहती है, पत्तियों का विकास भी होता रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने सीड कौन-सा लिया है, सीड की वैरायटी पे डिपेंड करता है, ठीक है? और उसके बाद जब पूरी तरह से फ्लावर आ जाते हैं तो उसके बाद वो जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट होने शुरू होते हैं, तो उस प्रोसेस को होने में 20 टू 30 डेज़ का टाइम और लगता है और जैसे ही एक बार फ्रूट बनने शुरू हो जाते हैं, फ्रूट का साइज़ अच्छा हो जाता है, उनका शेप अच्छा हो जाता है, तो देन उसके बाद में वो क्या होता है कि रेड कलर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब टोमेटो आते हैं, ठीक है? तो टोमेटो जैसे ही आएँगे तो क्या होगा पहले वो ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है? फिर उसमें हल्के-हल्के से आपको रेड कलर के कुछ क्रैक्स मतलब क्रैक्स इन द सेंस कि रेड कलर थोड़ा-थोड़ा सा नज़र आएगा। फिर उसके बाद में वो रेड कलर में टर्न होते हुए दिखेंगे कि मतलब अब वो उनमें रेड कलर ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रीनरी कम हो रही है उसकी। फिर उसके बाद वो हल्के से ज़्यादा मतलब पिंकिश कलर में हो जाएँगे, पिंकिश रेड आप कह सकते हो, ठीक है? उसके बाद लाइट रेड होगा और जब आपका टोमेटो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा ना, तो वो डार्क रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है? तो टमाटर तो सभी लोग खाते हैं जनरली सैलेड में भी खाया जाता है, सब्जियों में खाया जाता है। साथ ही साथ टमाटर में कुछ मतलब कहते हैं ना कि मिनरल्स और इतने ज़्यादा होते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, ये मेरा एक सजेशन है कि अगर हम टमाटर खा रहे हैं तो उसके बीजों को निकाल के खाएँ, तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसान नहीं होता है। और टमाटर में एक तत्व ऐसा होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है? हमारी स्किन के ग्लो के लिए, स्किन को टाइट रखने के लिए तो या जैसे अगर हमको स्किन डिजीज़ेज़ हो रहे हैं कुछ भी, तो उनके लिए टमाटर बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन उसका सेवन कैसे करना चाहिए कि उसके बीजों को निकाल के तब हमें करना चाहिए, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते ये आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप लोगों को भी एक बार स्टेजेस समझने में आसानी रहेगी, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें
क्लाइमेट कैसा चाहिए वो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए हमेशा जो है वार्म सीजन जो है वो ज़रूरी होता है, मतलब गर्म जलवायु होनी चाहिए और 21 टू 25 डिग्री तक का टेम्परेचर इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम देखते हैं कि सीड का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, ठीक है? सीड का ट्रीटमेंट जैसे कोई भी फसल हम लगाते हैं तो किससे लगाते हैं? बीजों से लगाते हैं। टमाटर ऐसा है कि जिसके हम बीज बो करके नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और हम डायरेक्ट इसका डायरेक्ट बीजों को भी हम बो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं और नर्सरी तैयार करके अगर हम लगा रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो अब यहाँ पर आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि सीड ट्रीटमेंट मतलब बीज उपचार करना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, जितनी भी फंगल डिज़ीज़ होती हैं, बैक्टीरियल डिज़ीज़ होती हैं, जो मिट्टी में भी होती हैं और बीजों में भी होती हैं, तो अगर आपका बीज जो है वो ऑलरेडी ट्रीटेड नहीं है किसी भी चीज़ से, तो आपको ये कोशिश करनी है कि हम उसको ट्रीटमेंट दे करके और उसके बाद हम उसकी सोइंग करें या नर्सरी हम उसकी लगाएँ, ठीक है? तो जितनी भी मिट्टी की और जो बीजों की जो रोग होते हैं, उनसे बचाने के लिए बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीज उपचार हमको किससे करना है? आपको यहाँ पर किसान बायो प्रोटेक्ट या किसान प्लांट प्रोटेक्ट जिसका नाम है, किसान प्लांट प्रोटेक्ट और किसान प्लांट गार्ड से आपको बीज का उपचार करना है, ठीक है? अगर आप 1 किलो बीज ले रहे हैं, तो 1 किलो बीज से नर्सरी बहुत छोटे-छोटे फार्मर हैं, वैसे तो 3 से 4 किलो बीज लगता है, लेकिन अगर जैसे मैं 1 किलो बीज की रेशियो आपको बता रही हूँ, तो प्लांट गार्ड आपको वहाँ पर लेना है, तो 0.05 ml आपको प्लांट गार्ड लेना है और किसान बायो प्रोटेक्ट में आपको एटलीस्ट 25 ग्राम का किसान बायो प्रोटेक्ट लेना है। डोसेज़ आप नोट कर लीजिए, 25 ग्राम का आपको किसान बायो प्रोटेक्ट लेना है, 0.05 ml आपको किसान प्लांट गार्ड लेना है। अब क्या करना है इसमें, इसको पानी में मिलाना है, तकरीबन आपका 1 लीटर तक पानी हो सकता है। पानी में मिला के किसी भी स्प्रे उसमें मशीन में या स्प्रे बॉटल में आप डालिए और बीजों को उसपे स्प्रे कर दीजिए, ठीक है? स्प्रे करने के बाद में उसको आप किसी भी शेड में, छायादार किसी जगह में जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, वहाँ पर आप उसको अच्छे से आप सुखा लीजिए कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जो बायो प्रोटेक्ट है, आप सब जानते हैं कि वो पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है? और जो प्लांट गार्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो बीजों पे अच्छे से चिपक जाए, है ना? तो उसके बाद में वो फिर बीज आधे घंटे तक जब आप सुखा लेंगे, वो जो सॉल्यूशन आपने डाला है वो उसपे चिपक जाएगा, देन आप उसकी नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों को यूज़ कर सकते हैं। तो खास बात ध्यान रखिएगा कि बायोप्रोटेक्ट प्लांट गार्ड से आपको बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये किसी भी तरह की बीमारी को आने से बचा लेगा, पौधे में जर्मिनेशन को बहुत अच्छा कर देगा। आगे हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कि टमाटर के लिए हमें कैसी सॉइल्स की रिक्वायरमेंट है और उनका पीएच लेवल कैसा होना चाहिए, और अगर पीएच लेवल मेंटेन नहीं है, सॉइल अगर प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो हम उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है? अ, टमाटर जो है ना, देखिए वो हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। जैसे कि जो आप लोग जानते होंगे, रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, या जैसे कि आप कह सकते हैं कि लाल मिट्टी है। किसी भी तरह की मिट्टी में अगर आप टमाटर उगा रहे हैं, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उसका पीएच लेवल बराबर होना चाहिए। तो पीएच लेवल कितना टमाटर के लिए ज़रूरी होता है? 6.0 से 7.0 सूटेबल होता है, मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है टमाटर के पौधों के लिए। अब पीएच लेवल कैसे मेंटेन करेंगे और कैसे हमको पता चलेगा? अगर इस सेशन में कोई भी किसान भाई लोग हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को ये मैं निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से, आप लोग किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले आप लोग मृदा परीक्षण ज़रूर करवाया करिए। मृदा परीक्षण को इंग्लिश में सॉइल टेस्टिंग कहते हैं। सॉइल टेस्टिंग करने से हमको ये पता चल जाता है कि हमारी सॉइल में किस चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है और किस चीज़ की मात्रा बहुत कम है और कौन-सी मात्रा लेवल में है।
अगर इस हमने जब भी कोई खेती हम कर रहे हैं और रोटेशन में अगर हम खेती कर रहे हैं, तो हमारा पीएच लेवल कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर पीएच लेवल गड़बड़ हो जाएगा तो वो भी उपज को बहुत इफ़ेक्ट करता है, वो भी अंकुरण को बहुत इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है? तो सॉइल टेस्टिंग ज़रूर से करवानी चाहिए और आप लोग जो लीडर्स अपने साथ में हैं आज के सेशन में, उनसे भी मैं ये चीज़ मतलब बोलना चाहूँगी कि आप लोग जब किसान भाइयों से मिलते हैं तो उनकी फसल के लिए उनको थोड़ा-सा गाइड करिए कि क्या करना है आपको। एक तो ऑर्गेनिक खेती के फ़ायदे उनको बताने हैं, ठीक है? और साथ ही उनको छोटी-छोटी बारीकियाँ उनको ज़रूर बतानी है जिससे कि वो लोग अनजान रहते हैं। तो क्या होगा उन बारीकियों को अगर वो लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे ना और अगर उन पे अमल कर लेंगे तो 100% गारंटीड है कि उनको उपज बहुत अच्छी मिलेगी और मिट्टी की कंडीशन भी खराब नहीं होगी, मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहेगी, ठीक है? अब हमको क्या करना है, अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें जब टमाटर के लिए हमें जब सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अब ऑर्गेनिक में क्या है जैसे जो मिट्टी में ह्यूमिक है, मिट्टी में बोरॉन है, मिट्टी में जो एनपीके है, इस तरह के जो मैटर्स होते हैं ना वो एक बहुत अच्छी मात्रा में होने चाहिए, प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। पीएच लेवल उसका मेंटेन होना चाहिए तभी जाकर के उपज अच्छी मिलेगी। सपोज़ दैट कि अब किसी को टमाटर की खेती करनी है, उनके यहाँ अगर उन्होंने सॉइल टेस्टिंग नहीं कराई, उन्होंने कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं करी लेकिन वो टमाटर की खेती करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उनको सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है कि किसान एचएपी ग्रैन्युअल जिसमें कि ह्यूमिक, अमीनो, फ्यूल्विक बहुत अच्छा होता है, ठीक है? और किसान ह्यूमिक, ठीक है? जिसमें कि ह्यूमस है, ह्यूमिक है, सीवीड है, तो इस तरह के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमको सॉइल जब हम प्रिपेयर करते हैं, मैं वो भी बता दूँ कि हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। सॉइल प्रिपेयर करने से पहले नर्सरी से प्लांटेशन जब हम रीप्लांट करते हैं नर्सरी के पौधों को तब या बीजों को डायरेक्ट डालने से पहले हमें कम से कम 2 से 3 बार खेतों को पलटा करके और उसी में हमें एचएपी ग्रैन्युअल और ह्यूमिक का यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है? पलटाते टाइम ही और एचएपी ग्रैन्युअल का यूज़ बीजों को बोने से पहले अगर डायरेक्ट बीज आप खेत में बो रहे हैं तो और अगर आप नर्सरी से अगर प्लांटेशन कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में कम से कम आपको 20 से 25 दिन पहले एचएपी ग्रैन्युअल को अपने फील्ड में डाल देना है, ठीक है? कम से कम 25 दिन पहले यानी 25 डेज़ पहले आपको इन दोनों प्रोडक्ट का यूज़ कर देना है। तो ये क्या होगा, ये धीरे-धीरे मिट्टी को तैयार कर देंगे पौधे में बहुत अच्छा-सा ग्रोथ देने के लिए। जब आप उसका प्लांटेशन करेंगे या बीजों को डालेंगे, तो बीज डाल रहे हैं तो जर्मिनेशन बहुत फास्ट होगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर प्लांट को आप मतलब लगा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं नर्सरी से, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगी, जड़ें बहुत अच्छे से मजबूत होकर के उनका विकास बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर डोजेज़ आपको क्या यूज़ करनी है, 1 एकड़ में किसान एचएपी ग्रैन्युअल आपको 2 केजी का लेना है और ह्यूमिक आपको यहाँ पर 500 एमएल से 700 एमएल तक आपको लेना है। कितना? 500 एमएल से 700 एमएल तक, ठीक है? सॉइल एप्लीकेशन में यूज़ करिए, जैसे पके हुए गोबर की खाद में इसको मिला सकते हैं और पूरे खेतों में छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है? या वर्मी कल्चर में मिला करके वर्मी कंपोस्ट जो आती है उसमें मिला करके भी इसका पूरा का ब्रॉडकास्टिंग किया जा सकता है। तो ये तो थी मतलब कि इसकी सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम आते हैं कि जैसे सीज़न कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो सीज़न में जैसे आप देख सकते हैं अभी आपकी सबकी स्क्रीन पे हो रहा है कि अगर हमें विंटर की क्रॉप चाहिए मतलब सर्दियों के लिए क्रॉप चाहिए तो हमें जून और जुलाई में इसकी सोइंग करनी चाहिए और अगर हमें स्प्रिंग समर में क्रॉप चाहिए इसकी तो हमें नवंबर के मतलब नवंबर के एंड तक भी हम इसकी सोइंग कर सकते हैं और जब पहाड़ों पर अगर कुछ भी पहाड़ी क्षेत्रों के लोग भी अगर अपने साथ इस सेशन में हैं, तो उनको क्या करना है कि उनको ध्यान देना है कि उनको मार्च और अप्रैल के टाइम पर सोइंग कर देनी है, ठीक है? सोइंग मतलब कि नर्सरी उनको पहले से रेडी करके रखनी है, ठीक है? तो ये तो होते हैं इनके सीज़न कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि जून जुलाई लेकर के मतलब 3 फसलें ली जा सकती हैं जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर से
और जनवरी, फरवरी, ठीक है? चलिए अब सीज़न के बाद में लैंड प्रिपरेशन की जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी, अब यहाँ पे लैंड प्रिपरेशन से मतलब क्या है? आपने सॉइल को आपने ट्रीट कर दिया, ठीक है? सॉइल की ट्रीटमेंट आपने कर दी, किसान एचएपी ग्रैन्युल आपने डाल दिए और जो अपने किसान भाई लोग होते हैं वो एनपीके वगैरह का भी यूज़ करते ही करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसके साथ में अपने प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है। अब हमें जो लैंड प्रिपेयर करनी है, लैंड प्रिपेयर माने कब करने हैं? जो हमें जैसे बेड्स बनाने हैं, बेड्स बनाने के साथ-साथ हमें जो हर्बिसाइड्स यूज़ करने हैं या जो वीडीसाइड्स यूज़ करने हैं। वीडीसाइड मतलब कि जो खरपतवार नाशक या जो चारा नाशक जो दवाइयाँ आती हैं, उनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हमें हमेशा बीजों को खेत में डालने से पहले या बेड्स तैयार करने से पहले या हमें प्लांट को जो है शिफ्ट करने से पहले हमें पूरे का पूरा इसको यूज़ कर लेना चाहिए। जैसे हर्बिसाइड्स का या वीडीसाइड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको वीडीसाइड और हर्बिसाइड के साथ में आपको क्या यूज़ करना है, एक तो नीम केक आपको अगर कहीं पे नीम की खली मिल जाती है तो बहुत अच्छा है या नीम की खाद अगर कहीं पे मिल जाती है, नीम ऑयल अगर कहीं पे मिल जाता है तो उसके साथ में आपको एचएपी ग्रैन्युल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है? और हर्बिसाइड के साथ में क्या करना है आपको किसान 100 आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पर क्या होगा जब किसान 100 हर्बिसाइड के साथ में हम यूज़ करते हैं, तो वो हमको कैसे मतलब कि अगर 15 लीटर के टैंक में हम हर्बिसाइड डाल रहे हैं, तो वहाँ पर हमको 20 एमएल अपना किसान 100 लेना है, ठीक है? 20 एमएल किसान 100 का यूज़ करना है हर्बिसाइड के साथ में और नीम केक हम या जो नीम से बनी हुई कोई भी जो प्रोडक्ट है, वो हमें क्यों डालना चाहिए? ताकि जो हमारे एनिमी कीड़े होते हैं, जो नीमाटोड होते हैं, देखिए एक इंसेक्ट होते हैं जो हमारे मित्र इंसेक्ट होते हैं और दूसरे होते हैं जो शत्रु इंसेक्ट होते हैं और जो मिट्टी में रहते हैं। तो मित्र और शत्रु में क्या होता है कि शत्रु जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचाए, मित्र यानी कि जो हमारे फसल को सपोर्ट करे, मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाने में मदद करें, ठीक है? तो नीम का कोई भी प्रोडक्ट डालने से क्या होगा कि लेकिन नीम का प्रोडक्ट आपको अकेले नहीं डालना है, नीम के प्रोडक्ट के साथ में भी आपको एचएपी ग्रैन्युल मिला कर के ही डालना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वो कीड़ों को भी साथ-साथ खत्म कर देगा। आपने ऑलरेडी हर्बिसाइड के साथ में आपने किसान 100 मिक्स करके डाल दिया है, तो वो घास-फूस को भी खत्म कर देगा, खरपतवार को भी नहीं आने देगा और साथ ही साथ में क्या होता है कि जो है आपके कीड़े भी चले गए, ठीक है? तो और आपकी जो वो है जब मित्र कीड़े बढ़ जाएँगे, तो मित्र कीड़े हमारी मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो अब देखते हैं कि स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए, है ना? कि मतलब जब हम पौधों को शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें कैसे-कैसे उनकी स्पेसिंग रखनी है। तो जब हम स्पेसिंग रख रहे होते हैं ना, तो हमें 75 या 90 इंटू 25 इंटू 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको रखना चाहिए। अगर मैं इसको पूरा एक तरीके से तो नहीं बता सकती क्योंकि जो फार्मर भाई लोग होते हैं, तो उनको ज़्यादा फील्ड पे ये चीज़ नॉलेज होती है, ये मैं यहाँ स्क्रीन पे शेयर नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैंने जनरली एक फिगर लिख दिया है, आप लोग इससे समझिए कि उतने सेंटीमीटर के स्पेस के बिटवीन आप पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा बेड्स में पौधे बहुत अच्छी तरह से विकसित होंगे, विकसित होने के बाद में वो जो है अच्छे से ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद में उनमें फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छी होगी, उनको पूरा पोषण वो ज़मीन से जो ले रहे हैं या जो हम टॉप ड्रेसिंग से जो पोषण उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो टॉनिक्स हम दे रहे हैं, वो उन पे प्रॉपर उसका यूज़ वो कर पाएँगे। एक छोटा-सा टिप और देना चाहूँगी कि जब भी हम टमाटर के पौधे लगाते हैं, तो कुछ लोग ऐसी वैरायटी लगाते हैं जो बेल के रूप में होती है ना? बेल जैसे जो चढ़ती है, लताएँ जैसे जो होती हैं। तो अगर वैसी वैरायटी आप लगाइए या आप नॉर्मल वैरायटी लगाइए, लेकिन टमाटर के पौधे क्या होते हैं ना, वो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, ठीक है? ज़मीन से टच होने लग जाते हैं, तो उनको एक प्रॉपर सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सपोर्ट आप कैसे दे सकते हैं? जो बैम्बू होते हैं ना, मतलब कि बाँस के छोटे-छोटे से आप डंडे जो आते हैं या अब तो मार्केट में बहुत सारी और भी चीज़ें अवेलेबल हैं मचान्स बनाने के लिए। तो अगर आप उस तरीके से टमाटर को पूरा लगा देंगे, सपोर्ट दे देंगे, तो बिलीव करिए कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन इससे मिलेगा, ठीक है? तो हमेशा
टमाटर के पौधे जो हैं उनको सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें जो है इरिगेशन कैसे-कैसे करनी है, सिंचाई हम कैसे-कैसे कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर अभी क्या-क्या हो गया आपका, देखिए खरपतवार जो है उसका नियंत्रण आपने देख लिया कि कब उसका छिड़काव करना है, आपने यहाँ पे सॉइल को प्रिपेयर करना देख लिया, आपने प्लांटेशन समझ लिया कि कितने से कितनी दूर पे होना है। अब यहाँ पर सिंचाई, ठीक है? क्योंकि सिंचाई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर हमको सिंचाई को भी ध्यान में रखना है कि हमें कैसे-कैसे करनी चाहिए, ठीक है? सिंचाई हमें कैसे करनी चाहिए कि हर 6 से 7 दिन का जो इंटरवल पीरियड होता है, इंटरवल पीरियड मतलब कि आप कह सकते हैं इसको वन्स इन अ वीक, यानी कि हफ्ते में 1 बार, लेकिन वो हफ्ता पूरा यानी कि 7 दिन के अंतर पे आपको उसकी सिंचाई करते रहनी चाहिए समर मंथ में, ठीक है? और जब अगर सॉइल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और अगर बारिश ज़्यादा हो रही है, बारिश ज़्यादा है तब तो सिंचाई का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर बारिश ठीक है, नॉर्मल बारिश अगर हो रही है और अगर नमी का लेवल भी मेंटेन आपका है, तो कम से कम 10 से 15 दिन के अंतर पे सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है? तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर बारिश का सीज़न है तो 15 दिन में हम एक बार सिंचाई कर दें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? और जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर सूखा हो गया और अगर हमने सडनली सिंचाई अगर हमने लगा दी और ज़्यादा पानी अगर हमने लगा दिया, तो फ्रूट्स क्रैक होने का डर रहता है और फ्लावर की शेडिंग का डर रहता है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, नमी को बरकरार रखना है। अगर देखिए एक चीज़ और बताऊँगी, अगर पानी की बचत करनी है, ठीक है? समर सीज़न में बारिश नहीं हो रही है और पानी की बचत करनी है, तो किसान 100 को यूज़ करवाइए सिंचाई के साथ। तो आप पहली ही सिंचाई के साथ में किसान 100 को यूज़ करवा देंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, पानी की लागत, पानी की खपत कम हो जाएगी, ठीक है? तो व आपको हो सकता है कि समर सीज़न में भी नमी का स्तर आपको मेंटेन मिल जाए और आपको जो सिंचाई करने की आवश्यकता पड़े, वो 7 दिन की बजाय 10 से 11 दिन के अंतर पे करनी पड़े। क्योंकि किसान भाई लोग इस दर्द को समझते हैं कि उनका पैसा पानी में भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है ना? तो सिंचाई के टाइम पर कोशिश ये करनी है, हमको ये बताना ही है कि किसान 100 का यूज़ करना है। क्यों किसान 100 यूज़ करना है? क्योंकि किसान 100 क्या होता है, एक वेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है? यानी कि नमी को बनाए रखने का काम करता है। उसको दूसरा क्या करेगा कि जैसे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, मतलब कि पानी को बनाए रखने की जो क्षमता है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो किसान 100 आपको यूज़ करना है अगर आपको पानी की बचत करनी है। कुछ किसान भाई लोग आपके पास आएँगे, वो ये बोलेंगे अभी बारिश नहीं हो रही है और हमको इसको क्यों यूज़ करना है? तो ये उनकी गलतफ़हमी होती है। उनको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ़ एक स्टिकर की तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि बारिश हुई तो दवा को चिपका के रखना है, क्योंकि उसी टाइम पे कीड़े-मकोड़े ज़्यादा आते हैं, तो उसमें ये लोग बस इसका यूज़ कर देंगे मिला कर के, लेकिन ये उनका थॉट गलत है। क्योंकि किसान 100 को जब हम स्टार्टिंग से हम यूज़ करवाते हैं, इरिगेशन के साथ में यूज़ करवाते हैं, सिंचाई के साथ में यूज़ करवाते हैं, तो वो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करता है। पोषक तत्वों को बहुत नीचे नहीं जाने देता, क्योंकि जो ज़मीन से पौधे की जो गहराई होती है वो हार्डली 2 से 3 फीट की रहती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लगातार फसल बोते रहते हैं, तो जो पोषक तत्व नेचुरली जो मिट्टी में मौजूद होते हैं, वो सारे 6 से 8 फीट के नीचे चले जाते हैं। तो किसान 100 क्या करता है, वो जो नीचे नहीं जाने देता उनको, उनका लेवल मेंटेन करके रखता है, ठीक है? उनको हमेशा एक्टिव करके रखता है, ताकि जब हम पौधा लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खाद की और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमेशा स्टार्टिंग स्टेज से ही किसान 100 का यूज़ आप लोगों को करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स आपको कैसे-कैसे देने हैं, ठीक है? ये आप चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जब ग्रोथ स्टेज आती है, यानी कि 25 से 30 दिन की, जब मैंने आपको ग्रोथ स्टेज बताई थी कि जहाँ पर 1 से 2 पत्तियाँ निकल रही होती हैं, तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, किसान ह्यूमिक और किसान गोल्ड ग्रो। किसान ह्यूमिक की डोज़ेज़ आपको रखनी है 500 एमएल पर एकड़ में। किसान गोल्ड ग्रो की आपको जो डोज़ रखनी है वो 250 एमएल पर एकड़, यानी 1 एकड़ में 250 एमएल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 150 लीटर, ठीक है? 150 लीटर पानी की बात हो रही है।
अगर आप एक टंकी में यूज करना चाहते हैं तो किसान ह्यूमिक आपको एक टंकी में 50 ml यूज करना है और किसान गोल्ड ग्रोथ 25 ml 15 लीटर की टंकी में यूज करना है। सेकंड, जब हम वेजिटेटिव ग्रोथ पे आते हैं, यानी कि नेक्स्ट 20 से 25 दिन की, जहाँ पे पौधा पूरी ग्रोथ को ले रहा होता है और साथ ही साथ में फ्लावरिंग स्टेज की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वहां पर आपको अगेन किसान ह्यूमिक लेना है। डोजेस वही रहेंगी जो अभी बताई। किसान गोल्ड ग्रोथ आपको लेना है 250 ml पर एकड़, किसान ह्यूमिक आपको 500 ml पर एकड़। अब लेकिन यहाँ पर एक प्रोडक्ट अपना किसान अमीनोविट और ऐड करना है। अगर 1 एकड़ में यानी 150 लीटर पानी में अगर हम किसान अमीनोविट यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमको 100 ml लेना है और एक टंकी में डालना है। 15 लीटर की टंकी में अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 ml अमीनोविट का यूज करना है। ठीक है। इसके बाद में जैसे ही फूल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फूल आने जब शुरू होते हैं तो वहां पर फिर जब वो 20 से 30 दिन की स्टेज है तो वहां पर आपको एक डोज किसान अमीनोविट की डालनी है। एक उसी में आपको किसान एंटी फ्लो मिलाना है और उसी में आपको किसान फ्रू मैच्योर भी मिलाना है। किसान अमीनोविट क्या करता है, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताती, एक जो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती है कि किसान अमीनोविट फ्लावरिंग स्टिमुलेंट है, फ्लावर्स को आने में मदद करता है। फ्लावर्स जब फ्रूट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो उनका शेप, साइज, उनका स्वाद जो है, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उनको लॉक करने का काम करता है। ठीक है, उनको अच्छा करने का काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पर अमीनोविट का यूज आपको करना है। एंटी फ्लो क्यों डालना है, सपोज पानी बहुत ज्यादा हो गया या सूखे के बाद अचानक से आपने सिंचाई कर दी तो फूल का डैमेज ना हो। ठीक है। दूसरी चीज की, एक तो डैमेज नहीं होना है, फूल गिरने नहीं चाहिए। तीसरी चीज क्या होती है कि किसी भी प्लांट में फीमेल और मेल फ्लावर का रेशियो होना बहुत जरूरी होता है। अगर सिर्फ मेल फ्लावर्स ही होंगे तब भी आपको फसल में कुछ भी फल नहीं मिलेगा और अगर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे तब भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो जो अपना एंटी फ्लो और अमीनोविट जब हम एक साथ में मिक्स करके डालते हैं तो वो मेल और फीमेल फ्लावर्स के जो रेशियो होता है ना, उनको मेंटेन करने का भी काम करता है। साथ ही साथ क्या करेगा, जब क्योंकि जब 30 डे पहुंचेगी फ्लावरिंग स्टेज में, मतलब जब फ्लावर से फ्रूट बनने लगेंगे तो वहां पर फ्रू मैच्योर आपको क्यों डालना है, ताकि जो हमारे फ्रूट्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएं, है ना, मतलब पूरे अच्छे से मतलब उन पकने, जो उनकी राइपनिंग प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए, राइपनिंग उनकी प्रॉपर वे में हो पाए, जितना दिन उनको पकने के लिए चाहिए वो उतने दिनों में कंप्लीट पक जाए। और दूसरी चीज, किसी भी तरह से फ्रूट में मान लीजिए कोई बीमारी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी फ्रूट्स जो गिर जाते हैं ना, पकने से पहले ही गिर जाते हैं कमजोर होकर, वो गिरे नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको किसान अमीनोविट, किसान एंटीफ्लो, किसान फ्रू मैच्योर का कॉम्बिनेशन आपको डालना है। अमीनोविट यानी 100 ml, एंटीफ्लो आपको 1 ग्राम लेना है, फ्रू मैच्योर भी आपको 1 ग्राम ही लेना है। 150 लीटर पानी में इन तीनों का मिक्सचर करना है और कोशिश ये करनी है कि हमें इनको फॉलियर स्प्रे में ही यूज करना है। ठीक है, इस मतलब कि हमें जो स्प्रेइंग मशीन्स होती है ना, उनके थ्रू ही हमें देना है इस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट, जब हम फ्रूट फॉर्मेशन की स्टेज आती है, मतलब जब फ्रूट पूरी तरह, अभी तो फ्रूट बनने शुरू हो रहे थे, अब यहाँ पे फ्रूट पूरी तरह से ग्रो होने शुरू हो रहे हैं, यानी उनका शेप बढ़ना शुरू हो रहा है, उनमें कलर आना शुरू हो रहा है। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को अभी बताया था। तो यहाँ पर किसान गोल्ड ग्रोथ आपको अगेन एक कॉम्बिनेशन बनाना है, किसान गोल्ड ग्रोथ का, किसान अमीनोविट, किसान एंटीफ्लो और किसान फ्रू मैच्योर। डोजेस सबकी आपको पता है, गोल्ड ग्रोथ आपका 250 ml पर एकड़ में जाता है, अमीनोविट 100 ml पर एकड़ में जाता है, एंटीफ्लो और फ्रू मैच्योर 1-1 ग्राम 1 एकड़, यहाँ पर 1 एकड़ से मतलब है 150 लीटर पानी में। ठीक है, ये आपको डालना है, करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं कि अब जब मैच्योर हो रहे होते हैं फ्रूट, मतलब पूरी तरह से आ गया, उसमें कलर भी स्टार्ट हो गया, अब उनकी राइपनिंग की जब प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो राइपनिंग प्रोसेस में जो अपने फ्रूट्स होते हैं उनके गिरने का डर रहता है कमजोर होके, तो वो गिरे नहीं, इसलिए हमको यहाँ पर 1 डोज किसान फ्रू मैच्योर की और यहाँ पर यूज करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स जो है वो उनसे हम उपज ले सके, है ना। तो
तो ये थे आपके पूरे जो हम फर्टिलाइजर और मैन्योर्स का जो अपने किसान ग्रो के यूज करते हैं वो था। अब हम यहाँ देखते हैं कि टमाटो प्लांट्स में डिजीजेस कैसी-कैसी आती हैं और कौन-कौन सी बीमारियां। और मैं एक चीज और भी बता दूं, इंसेक्ट जो आते हैं, तो देखिए इंसेक्ट आते हैं जैसे लीफ माइनर टमाटो में बहुत आता है। ठीक है, लीफ माइनर कैसे पहचानेंगे आप कि पत्तियों पे एक पतले-पतले से लाइन सी बन जाती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वो उस जगह पे लीफ माइनर आप समझ लीजिए वो कीड़ा नजर नहीं आएगा, लेकिन वो पत्तियों को बेकार कर रहा है। तो किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा नजर आए तो आप प्लीज बिल्कुल भी डाउट मत करिए, किसी को भी किसी संदेह में मत रखिए। आप क्लियरली फार्मर हो तो आप ये बात जान लो कि अपने पास कोई कीटनाशक नहीं है। और अगर आप फार्मर नहीं हो, फार्मर्स के पास आप जा रहे हो, आपके टच में बहुत सारे फार्मर्स हैं, तो उनको भी आप क्लियरली बता दो कि कोई भी किसी तरह का कीटनाशक अपने पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, कीटनाशक हम नहीं दे सकते, लेकिन बीमारियों का इलाज हम कर सकते हैं। ठीक है, जो टमाटो में आने वाली बीमारियां हैं वो बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ-कुछ इमेज दिख रही हैं, ठीक है? इमेज इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पहचानने में ज़्यादा आसानी होगी रादर देन उनके नाम जानने से, ठीक है? कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, ठीक है? और रस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, या आप विल्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? फ्यूरेजियम विल्ट एक होती है डिजीज। लेकिन आप लोग पहचानोगे कैसे? अगर पत्ती में इस तरीके से भूरापन आ रहा है, ठीक है? इसी पत्ती में आप देख सकते हो कि एक जगह पे सर्कल सा बन रहा है, उसके अंदर एक डॉट है और चारों तरफ से थोड़ा-थोड़ा सर्कल है। तो इस पत्ती पे 2 तरह की बीमारियां दिख रही हैं, ठीक है? ये 2 में से कोई भी बीमारी हो सकती है। पत्तियां इस तरीके से पीली पड़ रही हैं या अंदर की तरफ मुड़ रही हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे इस तरीके से पूरी पत्तियां सूख के ही बेकार हो रही, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने सारी पोषण डाला, सब कुछ डाला, आप लेकिन बीमारी से नहीं बचा पा रहे हो। और या आप ये देख रहे हो कि पत्तियां अंदर की तरफ थोड़ी-सी मुड़ी हैं और पूरी सूखी भी हैं। अगर इस तरह की कोई भी डिजीज़ आपको दिखती है, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, किसान बायो प्रोटेक्ट। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, किसान प्लांट गार्ड। दोनों की डोजेस कैसे लेनी है? आपको किसान प्लांट गार्ड जो है वो 1 एकड़ में, यानी कि 100 लीटर पानी में आप लोगे तो 100 एमएल लोगे, ठीक है? 15 लीटर की टंकी में लोगे तो 15 एमएल लोगे। किसान बायो प्रोटेक्ट 15 लीटर की टंकी में केवल आपको 20 टू 25 ग्राम, यानी 20 से 25 ग्राम आपको 15 लीटर की टंकी में लेना है और अपने पौधों पे स्प्रे कर देना है, ठीक है? इसके साथ में अब देखिए यहाँ पर जैसे कुछ डिजीजेज आप देख सकते हो कि पत्ती तो बिल्कुल हरी है, लेकिन क्या है, उसकी नसें फूल रही हैं, ठीक है? पत्तियों में कहीं-कहीं पे फूलापन दिख रहा है। टमाटर आ रहे हैं, लेकिन टमाटर क्या हो गए, फ्रूट्स बना और नीचे से काले-काले दिखने लगे, ठीक है? पत्तियां पूरी तरह से मुड़ गई। या आप इस वाली, अब जो F नंबर की इमेज है, आप इसमें देख सकते हो कि पत्तियों पे जो उसकी नसें हैं, वो नसें तो हरी हैं, लेकिन बाकी पत्ती में हल्का सा बहुत ही हल्का हल्के हरे रंग की पत्ती आपको दिख रही है, ठीक है? या जैसे आपको ये इस तरीके से चकत्ते-चकत्ते से दिख रहे हैं, या प्लांट पूरा सही था लेकिन फ्रूटिंग स्टेज आई और आपको टमाटर पे ऐसे धब्बे-धब्बे दिखने लग गए। तो ये क्या होती है, ये वायरल डिजीज होती हैं। तो वायरल डिजीज, देखिए वायरल्स आएगा तो उसका कोई ना कोई सोर्स आता है, ठीक है? जैसे वायरस बिना सोर्स के नहीं आ सकता। तो पहले तो हमें सोर्स का पता लगाना है। हो सकता है कि लीफ माइनर हो सकता है कि थ्रिप्स माइट्स हो सकता है कि कोई व्हाइट फ्लाई हो, एफिड जैसिड हो, किसी तरह का कोई सकिंग पेस्ट हो सकता है जिसके जो कि वायरस को लेकर के आ रहा है, ठीक है? तो इन प्रोडक्ट को यूज करने के साथ-साथ जो हमारे किसान ग्रो के प्रोडक्ट हैं, इसके साथ-साथ हमको कीटनाशक भी किसान भाइयों को सजेस्ट करना चाहिए कि वो अपने लोकल मार्केट से कोई भी ऑर्गेनिक कीटनाशक लेकर के और उसका यूज साथ में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो आप यहाँ पे वायरस डिजीज की जो अभी आपकी स्क्रीन खुली हुई है, अगर इस तरह की कोई भी डिजीज नजर आती है तो वहां पर
किसान प्लांट गार्ड को सिंगल यूज करना है, उसके साथ में कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलाना, उसके साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं मिलाना है, उसके साथ कोई पेस्टिसाइड नहीं मिलाना है, उसके साथ कोई भी दूसरा मार्केट का प्रोडक्ट नहीं मिलाने देना है, ठीक है? क्योंकि किसान भाई लोग अगर मिला करके इस प्रोडक्ट को किसी के साथ डालेंगे तो उनको रिजल्ट 0 मिलेगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है? तो किसान प्लांट गार्ड जब अगर इस तरह की डिजीज पे आप देख रहे हैं तो सिर्फ किसान प्लांट गार्ड यूज करवाइए। 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर, यानी 15 लीटर की टंकी में 15 ml ही जाएगा। और यूज करने का जो समय है वो शाम को यूज करना है, शाम के समय में स्प्रे करना है। और कम से कम 24 से 48 घंटे तक कोई भी मतलब 48 घंटे बाद तक या 24 से 48 घंटे पहले तक भी किसान प्लांट गार्ड को यूज करने के दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, ठीक है? अगर इसका पूरा फायदा चाहिए तो इसको आप सिंगल यूज करिए, मतलब कि 24 घंटे पहले कोई प्रोडक्ट नहीं, 24 घंटे बाद कोई प्रोडक्ट नहीं। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा प्लांट गार्ड को शाम के समय में ही यूज करना चाहिए, अगर वायरस से पूरी तरह से छुटकारा पाना होता है तो। ठीक है, तो ये जनरल आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। विश यू ऑल द इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ।